हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयंत क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथ मॉक टेस्ट 1। और इस मॉक टेस्ट 1 में आप लोगों को 30 क्वेश्चन मिलेगा और 30 क्वेश्चन जो है ये आपके मॉडल्स क्वेश्चन के आधार पर आधारित है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप पेन कॉपी लीजिए और देखिए कि आपका कितना आंसर सही है और मिलाइए मेरे आंसर के साथ में। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले नंबर पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन जो है ये है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक, इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका शून्यक निकालना है। तो इसका आंसर है, निकालेंगे हम लोग कैसे इसको, चलिए देखते हैं। इक्वल टू 0 लिखेंगे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 को इक्वल टू से उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए हम लोग इधर रूट लगा सकते हैं, तो रूट 3 हो जाएगा। रूट 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो खोजना है हम लोगों को, एक बार प्लस रूट 3 एक बार माइनस रूट 3। चलिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और आप नहीं समझ पा रहे तो इसके लिए मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसी को भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू 0। अब हमारे पास टी का स्क्वायर है तो इसको बराबर चिन्ह से उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। टी स्क्वायर इक्वल टू 15। अब हमारे पास स्क्वायर हटाना है तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी रूट 15। ठीक है, तो एक बार हम लोग प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्लस और माइनस के साथ में कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस रूट 15 और एक बार लिखेंगे माइनस रूट 15। ठीक है, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ इसी तरह से। आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप करके देख लीजिएगा। टी स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, इसका शून्यक निकाल लेना है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, दिए गए बिंदुओं P 06 बिंदुओं Q 70 एवं बिंदुओं R 50 में से कौन सा बिंदु अक्ष X को प्रतिच्छेदित करता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा बिंदु है जो कि X अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो पहला हम लोग का है P के लिए क्या है 06 और Q के लिए क्या है 70, X अक्ष को पूछ रहा है। ठीक है, और R में है हमारे पास 50। तो हम लोग किसको, कौन कौन सा बिंदु जो है X अक्ष पे है, तो X अक्ष पे वैल्यू सिर्फ दिख रहा है हमारे पास Q के लिए और R के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, सेकेंड नंबर भी सही होगा और थर्ड नंबर भी सही होगा, बी नंबर भी होगा और सी नंबर भी सही होगा। और हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन पे दिख रहा है बोथ पॉइंट्स Q एंड R। तो हमारे पास आंसर कौन सा होगा, बोथ पॉइंट्स आंसर Q और R, ये इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको मैं फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्स अक्ष है और ये हमारे पास एक्स डॉट है, ऊपर हमारे पास वाई है और नीचे वाई डॉट है। बीच में मूल बिंदु 0 होता है, ये आप लोग जान पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब तीनों मान को जो है, ये तीनों मान को हम लोग यहाँ पर रख के देख लेते हैं कि कौन कौन सा एक्स अक्ष को में आता है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ऊपर भी लिख लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, चलिए पहला P को रखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो x में 0 है, x में 0 और y में 6 है, वो +6। ठीक है, तो y में यहाँ पर हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो +6, तो ये तो y में ना आएगा,
यहाँ पे 5 आएगा, 5 के बाद यहाँ पर 6 आएगा, तो ये 6 का वैल्यू हमारे पास वाई अक्ष में दिखा रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा पी ऑप्शन नहीं होगा, पी वाला जो है 06 ये नहीं होगा। क्यू को चेक करते हैं, एक्स में 7 तो एक्स में आ जाएगा यहाँ पे हमारा 7, ठीक है, और वाई में 0। तो देख रहे पा रहे हैं आप लोग, देख पा रहे होंगे कि ये 7 जो है 7 जो है 7 वैल्यू ये क्या कर रहा है, एक्स अक्ष में है, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्यू वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा। और आर को भी चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। एक्स में है 5, तो 5 को हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे 5 + 5 में हम लोग रखेंगे, और आर जो है ये हमारे लिए 0 में है, ठीक है, 0, वाई का वैल्यू 0 है, तो ये भी हमारे पास एक्स अक्ष में है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, बोथ पॉइंट्स, ठीक है। अब आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो सम परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो दो सम परिमेय संख्या है, उसके बीच में कम से कम कितनी विषम संख्याओं और कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत जो है उसका बीच में परिमेय संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख पा रहे हैं, दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक संख्याओं का जो HCF जो है वह हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये कैसे होता है चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास बोल रहा था कि दो क्रमिक विषम संख्या, तो विषम संख्या हम लोग ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं, दोनों का HCF निकाल कर देख लेते हैं। तो हम लोग इसको अगर हम लोग गुणनखंड मेथड से तोड़ेंगे तो 3 को 1 टाइम्स, 5 को 1 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 × 1, और 5 का क्या आ रहा है, 5 × 1, तो हमारे पास HCF क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। दो चरों YZ में रैखिक समीकरण AX + BZ + C = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है, कितने हल इसका निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर होगा अनगिनत, ठीक है, इनफाइनाइट। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। असंगत युग्म को पूछ रहा है। तो असंगत युग्म के लिए हम लोग चैप्टर 3 में जो है ये 3 रूल्स पढ़े हैं। पहला रूल्स क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये क्या होता है, संगत होता है, तो इसलिए संगत को नहीं देखना है, हमको असंगत पूछा है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे है A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 को। ये भी हम लोग पढ़े, तो ये भी संगत है, ठीक है। और इसका संपाती रेखा होगा, एक रेखा के ऊपर एक रेखा संपाती रेखा होगा। और A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये संगत है, इसका प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या पूछा है, असंगत। तो असंगत कौन से नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे आता है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये हमारे लिए क्या होता है बेटा, ये होता है असंगत, ठीक है, असंगत। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक में कर दिया, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, असंगत, ठीक है। तो असंगत, असंगत, असंगत के साथ में असंगत जिसका भी आता है उसका जो है रेखाएं, निरूपित रेखाएं कैसी होती है, वह समांतर होती है, ठीक है, समांतर होती है, समांतर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर है हमारा, क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 2x² - 6x + 3 = 0 का विविक्त कर। विविक्त कर, विविक्त कर के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, D = B² - 4AC, ठीक है। तो यहाँ पे A का वैल्यू ये वाला होगा, B का वैल्यू यहाँ है और ये C का वैल्यू है। तो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। A का वैल्यू कितना आ रहा है 2, ठीक है। B का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है -6 और C का वैल्यू हमारे पास कितना है 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देते हैं। B का वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू A के पास कितना है बेटा, तो A के पास हमारे पास है 2 और C के पास कितना है 3 है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 6 × 6 कितना हो जाएगा 36,
6 छक 36, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस 4 दूना 8 और 8 दिया 24, 8 दिया 24, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 माइनस 24, तो आ जाएगा 2 1 12। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इससे जो है विविक्त कर जो है निकालना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, इससे 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इस सभी क्वेश्चन को अच्छा तरीक़ा से समझ लेना है, और क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं तो आप उसको फिर बैक करके देखिए कि इसको कैसे बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। मूल क्या है बोल रहा है, मूल क्या है बोल रहा है, मूल समान है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मूल जो है ये समान है, ठीक है ना। तो मूल समान है तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, इसका भी पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, विविक्तर वाला में ही हम लोग चलेंगे, डी का फॉर्मूला में ही हम लोग चलेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। हमारे पास है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें k का वैल्यू को निकालना है, तो हमारे पास a का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है, a का वैल्यू हो जाएगा 2 और b का वैल्यू हो जाएगा k, ठीक है, और c का वैल्यू हो जाएगा 3। c का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 3। मान लिख लेंगे, मान लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर डी वाला फार्मूला जो है वह लगा देंगे। क्या होता है, b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दो। b के पास क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है बेटा, 2 इंटू 3 का वैल्यू, सॉरी c का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। हम लोग आगे चलेंगे, इसको 4 दूना 8 और 8 दिया 24, 24 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, k² इक्वल टू 24 को बराबर जैसे इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -24 था वह क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा। फिर हम लोग इधर स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। और आप लोग जानते हैं इसका रूट हम लोगों को निकालना है कैसे, 2 से, सबसे छोटी संख्या 2 से हम लोग भाग करेंगे तो 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6, ठीक है। तो किसका किसका जोड़ा मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 2 का जोड़ा मिल रहा है, तो 2 को हम लोग रूट से बाहर लिखेंगे, और ये 2 और 3 का जोड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको 2 गुना 3 रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसको सोल्व कर देते हैं तो हमारे पास कितना जा रहा है, 2 रूट 6, ठीक है। तो 2 रूट 6 हमारा किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। उससे पहले मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा जगह की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन AP नहीं है, निम्न में से कौन AP नहीं है। तो AP नहीं है तो हम लोगों को कैसे चेक करना है, AP क्या होता है, AP होता क्या है, जिसके बीच में सार व अंतर क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो सार व अंतर को D को चेक कर लेना है। चलिए फर्स्ट नंबर पे चलते हैं, फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। तो आप लोग जान पा रहे हैं कि हमारे पास पहला है 2, तो 2 के बाद हमारे पास 4 है, 4 के बाद हमारे पास 6 है, 6 के बाद हमारे पास 8 है। तो ये सबों के बीच में कितना का अंतराल है, 2 का अंतराल है, इसलिए ये AP में है, AP में है, ठीक है। चलिए सेकंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है 1 के बाद सीधे गया है 9, तो यहाँ अंतराल कितना हुआ, 8 का अंतराल हुआ। 8 के बाद हुआ हमारे पास 17 है, तो 17 इसके बीच में भी 8 का अंतराल है, और 17 से 25 यहाँ भी 8 का अंतराल है, इसलिए यह भी AP में है, AP में है, ठीक है, सॉरी AP में है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास D निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। तो D निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास ये थोड़ा सा है माइनस में दिया है, इसलिए इसको लिख लेंगे, -10 -6 -2 और 2। तो ये है A1, ये है A2,
ये है A3 और ये है A4, ठीक है। तो हमारे पास D निकालना है, तो डी के लिए क्या होता है A2 माइनस A1, पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो A2 के पास कितना है -6 और माइनस फिर -10 को लाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, ठीक है। तो इसमें से हम लोग घटा देते हैं तो 4 आ जा रहा है, ठीक है। दूसरी बार वाला चेक कर लेते हैं, तो अभी हमारे पास क्या होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 के पास कितना है -2, फिर माइनस, फिर हमारे पास -6 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 6 में से -2 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 4, ठीक है। उसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, D3 को भी चेक कर सकते हैं। ये हो गया D1, ये हो गया D2, ये हो गया D3। D3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे A4 माइनस A3, ठीक है, A4 माइनस A3। तो A4 के पास वैल्यू कितना है, A4 के पास हमारे पास वैल्यू है 2 और 3 के पास है -2, ठीक है। लेकिन पहले से यहाँ माइनस था और माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास AP में है, AP में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अंतिम नंबर को चेक करते हैं। तो अंतिम नंबर बचा है तो इसी को हम लोग आंसर कर देंगे, चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि तीनों को हम लोगों ने देख लिया, तो आंसर हमारे पास यही होगा। एक बार देख लीजिए कैसे होता है। 1 से गया है 5, तो यहाँ पे 4 का अंतराल है, फिर यहाँ 4 में फिर 9 जोड़ दिए तो यहाँ भी 4 का अंतराल है, सॉरी 5 में 4 जोड़े तो 9 हुआ, ठीक है, 4 का अंतराल है। लेकिन यहाँ से यहाँ जो गया तो यहाँ पर देखिए 9 में 9 के बाद 14 है, तो अंतराल कितना है 5 का अंतराल है, ठीक है, 5 का अंतराल है। फिर यहाँ पर फिर देखिए 14 से 18, यहाँ पर 4 का अंतराल है, तो यहाँ पे गड़बड़ी है ना, तो यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए, AP 2, 7, 12 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका 10वां पद ज्ञात करना है, तो हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। ये A है, A1 है, ये A2 है और ये A3 है, ठीक है। तो इसी में हम लोग A का वैल्यू लिख लेते हैं। A का वैल्यू 2 है, A का वैल्यू 2 है, D का वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो निकालना क्या है बेटा 10वां पद को निकालना है, तो 10वां पद A10 को निकालना है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला A + 9D, पढ़े हैं हम लोग। A का वैल्यू है 2 + 9 × 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 + 9 × 5 = 45, 45 और 2 47 है कोई ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर B पे है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर B इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ये 25:121 है। तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसकी भुजाओं का, चलिए हम लोग इसका अनुपात को निकालते हैं। तो अनुपात निकालने के लिए यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा थोड़ा सा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बोल रहा है ना, तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग ऐसे लिख देते हैं अनुपात में πr²/πr², ठीक है। यहाँ से पाई और पाई खत्म और इधर क्षेत्रफल दिया हुआ था 25 और इसका अनुपात दिया हुआ था 121, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच रहा है r²/r²। तो हम लोग यहाँ पर समझ क्या पा रहे हैं कि हमारे पास इसका रूट निकालना है 121, तो यहाँ से आप ये 2 खत्म हो गया, ठीक है। तो r/r बराबर हमारे पास हो जाएगा 25 का रूट निकालेंगे तो 5 और 121 का रूट निकालेंगे तो 11, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 5:11, किस ऑप्शन पे है ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B 5:11 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई को क्या करना है निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं
कि समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16। तो दोनों को अलग अलग बांट देते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग अलग बना के देख लेते हैं ऐसे, तो हमारे पास देखेंगे तो ये वाला भुजा हमारे पास 6 निकल के आ रहा है और ये हमारे पास 8 निकल के आ रहा है। तो हमको इसको निकालना है, इस भुजा को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग सभी को जानते हैं कि विकर्ण जो है जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास बी हो जाएगा, ये हमारे पास पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, हमारे पास ये पी हो जाएगा। तो हम लोग एच यहाँ पे है, तो इसका हम लोग अगर एच कर्ण भी निकाल देते हैं, कर्ण का स्क्वायर, तो हमारे पास पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर भी निकाल देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एच का स्क्वायर, तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, रूट लगा देंगे पी का स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर। तो एच इक्वल टू अंडर रूट 6 6 36 प्लस 8 8 64, ठीक है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 100। तो 100 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। है कोई कहीं पे? जी हाँ, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु, तो मूल बिंदु किसे कहते हैं, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उसी बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु का मान पूछेगा तो 0 0 होगा, ठीक है। किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि बिंदुओं 2 4 और 6 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले पहला बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी, ठीक है। अब इस दोनों बिंदु को मिलाता है, इसका मान है हमारे पास 2 4 और इसका मान है 6 8, ठीक है। तो इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसके बीच में एक बिंदु होगा पी, ठीक है। इसका तो निर्देशांक निकालना है, एक्स और वाई को निकालना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है एक्स का निकालते हैं तो क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्या है, x1 के पास 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जा रहा है 8/2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो 4 कहाँ है, 4 हमारे पास ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन सी में भी है और ऑप्शन डी में भी। इसका मतलब हमको और एक वाई वाला को भी निकाल कर देख लेना होगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y इक्वल टू y के पास कितना है y1 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जा रहा है बेटा 12 6 4 और 6 किस ऑप्शन पे है, 4 तो सब में था, 4 यहाँ भी था, 4 यहाँ भी था, 4 यहाँ भी था, लेकिन हमारे पास 4 6 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि यदि कॉट ए इक्वल टू 8/15 तो साइन ए का मान ज्ञात करें, साइन ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को लंबा बताना चाहूँगा, थोड़ा समझाना चाहूँगा पूरा। सबसे पहले तो हम लोगों को फॉर्मूला याद करना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आप लोग मंत्र आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र को याद कर लीजिएगा, ये आपका हमेशा एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। ऊपर सबसे पहले हो जाता है साइन, यहाँ पे हो जाएगा कोस और यहाँ पे हो जाएगा टैन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कोट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास कोट बोल रहा था ना, तो कोट ले लेंगे। कोट ए बराबर क्या मान दिया हुआ था 8/15, तो कोट का वैल्यू देख लेंगे हम लोग। कोट हमारे पास क्या आ रहा है b/p आ रहा है। अगर कोट बोल रहा है तो नीचे से लिखेंगे हम लोग b/p को लेंगे, और टैन बोलता तो p/b को लेते, ठीक है। टैन बोलता तो p/b को लेते, और यहाँ पे कोट बोला है इसलिए हम लोग पहले
बी को लेंगे फिर पी को लेंगे, ठीक है। तो बी बटा पी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, बी का वैल्यू आ रहा है 8, ठीक है, और पी का वैल्यू आ रहा है 15। तो हमारे पास किसका वैल्यू नहीं है, एच का वैल्यू नहीं है। तो एच बराबर क्वेश्चन मार्क, एच का हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें, चलिए पी का मान कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 15 का करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का करेंगे तो 8 64, दोनों को जोड़ दो, 225 प्लस 64 कितना हो जा रहा है 289 ना, 289 आ रहा है। तो इसका रूट निकाल देना है, तो हमारे पास आ रहा है h इक्वल टू अंडर रूट 289 का रूट निकाल देंगे तो ये किसका आ जा रहा है, मेरे ख्याल से 16 का करेंगे तो 16 कितना होता है 17 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 17, ठीक है 17। आप लोग चेक कर सकते हैं, 17 इंटू 17 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 289 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एच का मान। तो हमारे लिए किसका मान पूछ रहा था, साइन का पूछ रहा था। तो साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच। तो पी का वैल्यू यहाँ पर था 15 और एच का वैल्यू कितना निकाले हैं 17, है कहीं पे 15/17, 15/17, जी हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको निश्चित रूप से आपके मैट्रिक एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले, और बार बार इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है इस क्वेश्चन का आंसर देने में। लेकिन मेथड आपके पास में है, आपके पास में फॉर्मूला है, आप तुरंत बता सकते हैं, ठीक है, घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। चलिए हम लोग अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। उससे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग सॉल्व करके एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग। सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए प्लस सॉरी 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ाया हूँ, पहले हम लोग किसी एक को तोड़ेंगे। चलिए सेक को तोड़ते हैं और टेन को तोड़ते हैं। तो सेक का फॉर्मूला होता है, सेक का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताया हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, 1/cos ए, और टेन का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। तो सेक ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे 1/cos ए प्लस टेन का हम लोग रख देंगे, तो टेन हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, ठीक है, दोनों बराबर है इसलिए ऊपर वाले को सेम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, कोस को कोस से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है। तो एक के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ही होगा, प्लस है तो प्लस डाल देंगे, और साइन ए है तो यहाँ पे देखो कोस ए को कोस ए से भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा, इसलिए ऊपर एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला है हमारे पास, इसको इधर लिख देंगे, मल्टीप्लाई करना था दोनों को, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बटे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, तो ये अब हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी,
ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए बटा कॉस ए, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 स्क्वायर माइनस कोस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे यह इसके स्थान पे अब हम लोग इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो यहाँ पे ऊपर 2 कोस है ना, मतलब कि ऐसा है कॉस ए इंटू कॉस ए बटा कॉस ए, ठीक है। तो कॉस से कॉस खत्म, हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा। कॉस ए है कोई ऑप्शन में, तो कॉस ए है हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ जगह बनाना होगा, तो इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो पॉज करके ही नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और बारी बारी से आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस का मैथ बनने वाला नहीं है बाबू लोग, ठीक है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि कॉट ए इक्वल टू 1 तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। चलिए तो ए का मान जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बताया हूँ किस तरह से इसका मान लिखा जाता है, उसको एक बार हम लोग फिर से समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले होता है जीरो से लिखना शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ना, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। 0 1 2 3 4, सब में क्या करना है, 4 से भाग लगा देना है, 4 से भाग लगा देना है। 4 से भाग लगाने के बाद में सबको ठंडा का दिन है तो भाई चादर भी दे दो ना, इसको रूट लगा देंगे, ठीक है। जो कटने वाला है इसको काट देंगे, जैसे यहाँ पे 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं, 4 एका 4, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1 आ रहा है, यहाँ पे कट रहा है 2 एका 2, 2 दूना 4 आ रहा है, ठीक है। और कहीं पे कटने वाला है नहीं है, ठीक है। कटने वाला रहेगा तो उसको काट ही देंगे, ठीक है। ये हमारा होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री। ये होता है हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा साइन ए, साइन ए, साइन ए, साइन के बाद क्या होता है कॉस, कॉस के बाद टैन, फिर साइन का उल्टा यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉसेक, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा टैन का उल्टा यहाँ पे हम लोग कॉट लिख देंगे, कॉट 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 कॉट, टैन का उल्टा कॉट है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ पे रूट निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 1/4, तो इसका 4 का रूट निकालेंगे तो 2 होगा, 1/2, ठीक है। ऊपर 1 का निकलेगा, नीचे क्या हो जाएगा √2, ठीक है। √3 का नहीं निकलेगा लेकिन 4 का 2 निकलेगा, ठीक है। इसका 1 हो जाएगा। अब इसी मान को हम लोग को प्लट की इधर से इधर आना है, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा इसको, फिर ये दोनों को भाग करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको इसके साथ भाग करेंगे, 0 को 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैं आप लोगों को लिखने के लिए मैं इसको सिखाया हूँ, या फिर मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जा रहा है। एक्चुअली इसका आंसर आएगा हमारे पास में कॉट ए का मान, आप लोग इसको देख के इसको आप लोग
हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिएगा, लिखने के बाद में आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं हम लोग। अगला नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखते हैं। जब किसी सीधे खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, हम लोगों को क्या निकालना है? सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, एक मिनट इसको समझ लेते हैं। अगर एक कोई खंभा है, ठीक है, खंभा और इसका छाया बराबर सेम होता है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री इसको मिला देते हैं तो ये एक त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है तो यहाँ 45 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे भी 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर उस हिसाब से कहाँ पर होगा? 45 डिग्री होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। या फिर आप इसको दूसरा तरीका से भी समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास P है, ये हमारे पास B है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? हम लोग खंभा बट्टे छाया रख रहे हैं ना। तो खंभा को हम लोग क्या बोलते हैं? P, और खंभा को हम लोग को P बोले हैं और छाया को हम लोग क्या बोले हैं? B। तो ये किसका फॉर्मूला है? P/B, tan का है, ठीक है ना। tan का है, tan A का है। अब इसका जो है ऊंचाई को हम लोग हाइट h मान लेते हैं। ऊंचाई h के लिए हाइट मान लेंगे, और b को हम लोग क्या मान लेते हैं? दोनों बराबर है बोल रहा है, तो यहाँ बराबर है तो मतलब इसको हम लोग क्या, छाया को हम लोग शैडो बोलेंगे। शैडो तो s लिख लेते हैं। तो और एक बार हम लोग लिखेंगे तो h/h, तो काट देंगे तो क्या जाएगा? 1, क्या जाएगा? 1। तो tan 1 है, तो tan 1 कब आएगा? जब tan 45 डिग्री होता है तब उसका मान क्या होता है? 45 डिग्री होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर, ऐसा भी देख सकते हैं, लेकिन आसान है ये वाला, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ लेंगे। अब आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। tan का उल्टा होता है cot, और यहाँ पे भी cot 1 है, तो इसका आंसर उस तरह से आप लोग का कौन सा होगा? 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा। गोले का आयतन बराबर क्या होता है? गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई इंटू r के पास कितना है बेटा? r के पास 2r का क्यूब है, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास ये बन जा रहा है 4 पाई, उसको वही लिखेंगे, इंटू क्यूब करना है 2 का, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8r क्यूब बटा यहाँ पे क्या था? 3 था, ठीक है। आगे चलेंगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32 पाई r क्यूब बटा 3। किस ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AB = 12 सेंटीमीटर, AC = 13 सेंटीमीटर तथा BC = 5 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान क्या होगा? कोण B का मान एकदम सीधे देख के हम लोग बता सकते हैं कि 90 डिग्री होगा। चलिए कैसे है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। तो AB का मान कितना है हमारे पास में? AB का मान 12 है। AB का मान 12 है और BC का मान 5 है और इसका मान 13 है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय को ये फॉलो करेगा, h² = p² + b²। तो हमारे पास अगर हम लोग इसको क्या लिखेंगे? h का स्क्वायर, तो h के पास कितना है? 13 है। तो 13 आता है कि उसको चेक कर लेते हैं ना एक बार। हम लोग इसको अंडर रूट लिख देंगे, यहाँ h निकालते हैं। p के पास कितना है? p के पास है हमारा 12 है, और b के पास हमारे पास कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो h = हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 + 5 × 5 = 25। अरे बाप रे, हमारे घर के बगल में कुछ नाच भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। आगे चलेंगे, h = चलिए आप लोग एक बार ढोल मांदर का भी थोड़ा सा मज़ा ले लीजिए पढ़ते पढ़ते,
ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जा रहा है 169 आ रहा है ना। तो 169 का अगर हम लोग रूट निकालते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 13 ना। ठीक है, तो 13 हमारे पास एच पहले से था 13, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या बता सकते हैं 90 डिग्री बता सकते हैं, 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC का कोण बी समकोण है। ABC का कोण बी समकोण है यदि BC = 4 है, यदि BC = 4 सेंटीमीटर है हो तो AC का मान ज्ञात करना है। एक मिनट देख लेंगे ना। हमारे पास त्रिभुज है कौन सा, ABC। अब इसमें कोण B को हम लोग समकोण बना दिए और BC का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो AC का वैल्यू निकालना है। AC का वैल्यू निकालना है। एक मिनट, इसमें हम लोग का जो है ये सिर्फ BC का वैल्यू दिया हुआ है और एक वैल्यू अगर AB का वैल्यू दिया हुआ था तो हम लोग AC ज़रूर निकाल सकते थे। ठीक है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज नहीं दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं देख लूँगा इसको, शायद ये क्वेश्चन मैं लिखने में गलत लिख दिया होगा। चलिए इसको थोड़ा स्किप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को स्किप करते हैं, अगले नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्का है, एक सिक्का में सिर्फ दो ही पहलू है, पहला चित्त है और दूसरा पट है। ठीक है, संभावित परिणाम जो है ये दो ही है, एक तो या चित्त आ सकता है, एक या पट आ सकता है, इसको हेड टेल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है, तो चित्त तो एक है ना, तो 1/2 आंसर क्या हो जाएगा 1/2। आप लोग जानते होंगे प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो संभावना घटना घटने वाली कितना है, चित्त एक है तो हम लोग लिख देंगे 1 और नीचे कुल कितना है 2 है। आंसर हमारा कौन सा है 1/2 है, कहीं पे फर्स्ट नंबर पे है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है। कोई निश्चित घटना की प्रायिकता 0 नहीं हो सकता है। 1/2 निश्चित घटना 1/2 ये निश्चित घटना को नहीं बता रहा है। ठीक है, ये दो घटनाओं को बता सकता है। ठीक है, चलिए ये भी नहीं होगा, निश्चित घटना नहीं होगा, तो निश्चित घटना हो जाएगा हमारे पास 1 होगा निश्चित घटना, माइनस में नहीं जाएगा। ठीक है, बटे में भी नहीं होगा, माइनस में भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, तो निश्चित घटना घटने की प्रायिकता है वह है 1। अगले नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किसी असंभव घटना होने की प्रायिकता क्या है। असंभव घटना की प्रायिकता हमारे 0, सीधे हम लोग बोल सकते हैं 0। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा ये प्रायिकता वाला। ठीक है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, ये लोग कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को। ठीक है, यदि x+3 3x और 4x+2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छा से समझिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास में 3 है, 3 मान है, 3x+3 और दूसरा है 3x और एक है 4x+2। ठीक है, ये मान सकते हैं A1, ये मान सकते हैं B1 और ये मान सकते हैं C1। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो इसका D चेक करेंगे, तो D चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है B - A बराबर, दूसरा वाला D का चेक करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में C - B। तो इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा B + B = A। इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस था, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पहले से +C पहले था, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2B = A + C, 2B = A + C, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। हमारे पास 2 × B का वैल्यू कितना था 3x = A का वैल्यू कितना है x+3 प्लस C का वैल्यू कितना था 4x+2।
ठीक है, जोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 6x हो जाएगा। इसको जोड़ो, यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि x और x 4x 5x हो जाएगा, 5x + 5, 3 और 2 5, ठीक है। फिर इसको इधर भेज देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6x - 5x = 5। इस वाले को बराबर जैसे इधर लाया -5 हो गया, ठीक है। तो 6x में से 5x घटा दिए तो x = 5 है कोई ऑप्शन में? जी हाँ, बिल्कुल है एकदम। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले नंबर पे चलते हैं। अगले नंबर जाने से पहले फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हम लोग यहाँ पे जगह बना लेते हैं क्योंकि आगे ज़रूरत होगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग देखेंगे, यदि 5, 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य कितना है 10 है तो x का मान क्या होगा, x का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का कुल योग। तो प्रेक्षण का कुल योग कितना है 5 + 6 + 8 + 9 + x + 13 बटे प्रेक्षणों की संख्या क्या है 1 2 3 4 5 और एक 6 है, तो नीचे लिख देंगे 6। अच्छा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, वैल्यू लिख देते हैं। माध्य कितना है 10, जोड़ देते हैं 13 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 होगा ना। 22 में से 8 जोड़ देते हैं, हमारे पास कितना हो जा रहा है 30 में से फिर हम लोग जोड़ देते हैं 36 और 5 जोड़ते हैं 41 + x बटा 6, इसके नीचे 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जा रहा है हमारे पास में 60, 10 छक 60, 60 बराबर 41 + x, ठीक है। इधर भेज देंगे हम लोग 60 - 41 बराबर x। तो 41 में से हम लोग 60 में से 41 घटा देंगे, कितना बचेगा 19 है क्या कहीं, x का मान 19? जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हम लोग अगले नंबर पे चलते हैं। हमारा अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग देखिए, ये क्या बोल रहा है 2 3 4 5 3 5 3 1 2 3 का बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन है 2 1 2 तो 2 ही बार है। 3 को देखते हैं, 3 1 2 3 4, 3 सबसे ज़्यादा है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू निकालना है माध्य का निकालना है, ठीक है। 8 7 12 15 10 9 11 13 14 की माध्य का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या है 7, ठीक है। 7 के बाद है हमारे पास 8, 8 के बाद हमारे पास क्या है 9, 9 के बाद हमारे पास क्या है 10, 10 के बाद हमारे पास क्या है 11, 11 के बाद क्या है 12, 12 के बाद क्या है 13, 13 के बाद क्या है 14, 14 के बाद क्या है 15, ठीक है। लिख लिए कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई चीज़ छूटा तो नहीं, एक बार गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नहीं छूटा है, माध्य का हमको चेक करना है। इधर से 4 चेक कर लेंगे, ठीक है, और इधर से हम लोग 4 चेक कर लेंगे। बीच में कौन सा बच रहा है 11, तो यही 11 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका है। इसको आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे हमारे पास कितना है 11 टोटल हमारे पास संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 विषम संख्या है, तो इसलिए n + 1, ठीक है। n + 1 डिवाइडेड बाई 2 ये भी हम लोग कर सकते थे। तो n का मान कितना है 9, 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 10/2, काट देंगे कितना आ जाएगा 5। तो पाँचवें पद का मान, तो पाँचवें पद का मान हमारा कौन सा है, गिनो 1 2 3 1 2 3 4 5, देख रहे हैं फिर से वैसे में भी हमारा 11 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग 29 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग उसको अर्धवृत्त बना देना है तो अर्धवृत्त को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त में हम लोग क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त में 1/2 लिखेंगे ना आप लोग। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई के पास कितना है 22/7 और आर कितना है 7 गुना 7, 2 बार लिख देते हैं आर स्क्वायर, इसलिए 7 से 7 कैंसिल, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 एका 2, 11 7 77 है ऑप्शन पे, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अगले लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। दो गोले का आयतन का अनुपात 125:64 है। उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, अरे वाह, यहाँ पर दे रहा है आयतन का और यहाँ निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। इसको थोड़ा अच्छा से समझेंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कितना दिया है 125/64 दिया है, तो ये दोनों तो सेम है, तो ये दोनों कट गया, हमारे पास क्या बच रहा है आर क्यूब। ठीक है, तो 125 यहाँ पे 64 लिखना था, मैं क्या लिख रहा हूँ, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, r/r बराबर 125, ये लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसका है, कितना हो जा रहा है भाई, 5 का आ रहा है, और ये किसका आएगा 4 जगह 16 चौके 64। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसका अनुपात आ रहा है, इसकी भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है 5:4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, गोले का क्या होता है 4πr² बटे 4πr²। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो रहा है, ऊपर में था 5 और नीचे था 4, तो दोनों का हम लोग क्या निकालना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 5 × 5 = 25 और 4 चौके 16। किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो इसको एक बार आप लोग फिर से दोबारा देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे भी अच्छा क्लास आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।